नमस्कार दोस्तों, ब्राइट क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। अपने जो राजस्थान के इतिहास की जो क्लासें चल रही थी उसमें अजमेर के चौहान चल रहे थे और अजमेर के चौहानों में अपने जो शासक चल रहे थे वो चल रहे थे पृथ्वीराज चौहान यानी पृथ्वीराज तृतीय। तो आज हम पृथ्वीराज तृतीय जो है उनके आगे का इतिहास पढ़ रहे हैं। तो हमने अब तक पढ़ा कि जो मोहम्मद गोरी है वो भारत में प्रवेश करना चाहता था। तो उसने सबसे पहला प्रयास 1178 में गुजरात की तरफ एक असफल प्रयास किया। वहां का जो शासक था मूलराज, उनके बीच में गोरी और मूलराज के बीच में क्या हुआ था, अभी युद्ध हुआ था। उस युद्ध में मूलराज की जीत हो गई थी। तो मूलराज ने मोहम्मद गोरी को भारत में प्रवेश नहीं होने दिया। तो उसके बाद मोहम्मद गोरी ने सोचा, जैसे हम यहाँ भारत का एक नक्शा बना के कर रहे हैं, जैसे हम देखें कि यहाँ अजमेर में जो शासक थे वो थे पृथ्वीराज तृतीय यानी पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज तृतीय। इधर गजनी का जो शासक था वो कौन था? मोहम्मद गोरी था। तो गजनी के शासक कौन थे? मोहम्मद गोरी थे। भी आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा। तो गजनी के शासक मोहम्मद गोरी थे। तो मोहम्मद गोरी भारत में प्रवेश करना चाहता था। तो 1178 में मोहम्मद गोरी कहाँ से आता है? गुजरात के रास्ते से आता है। मैंने पहले वाले वीडियो में यानी पहले वाली जो क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद गोरी है वो गुजरात के रास्ते से प्रवेश करना चाहता है 1178 में। लेकिन उस समय यहाँ का शासक कौन था गुजरात में? मूलराज था। कौन था भी? मूलराज था। तो मूलराज के साथ इनका क्या होता है? युद्ध होता है। तो यहाँ थे मूलराज द्वितीय, उनके बीच में इनका युद्ध होता है। उस युद्ध में गोरी की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। और ये मोहम्मद गोरी की भारत में प्रथम हार थी। क्या थी? प्रथम हार। अब मोहम्मद गोरी ने सोचा कि गुजरात की तरफ से तो प्रवेश नहीं कर सकते, तो क्यों ना हम यहाँ पंजाब की तरफ से, कहाँ से? पंजाब की तरफ से प्रवेश करते हैं। कहाँ से प्रवेश करते हैं? पंजाब की तरफ से प्रवेश करते हैं। तो जब ये पंजाब की तरफ प्रवेश किए तो ये पंजाब में पहुंच गए बठिंडा। कौन से क्षेत्र में पहुंच गए भी? बठिंडा जो क्षेत्र था यहाँ पहुंच गए। पंजाब का जो क्षेत्र था बठिंडा, वहां पहुंच गए। बठिंडे का उस समय नाम देखें तो नाम था तबर ए हिंद। बठिंडे को क्या कहा जाता है अभी? तबर ए हिंद। तो बठिंडा नामक क्षेत्र था जो पंजाब का, यानी तबर ए हिंद, इसे ही कहा जाता है सरहिंद। क्या कहा जाता है अभी? सरहिंद। तो इस सरहिंद जो क्षेत्र था, ये जो क्षेत्र था, इस पे गोरी ने क्या कर लिया? अभी गोरी ने कब्जा कर लिया। इस क्षेत्र पर मोहम्मद गोरी ने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। कौन से क्षेत्र पे? तबर ए हिंद, जिसको हम बठिंडा के नाम से भी जानते हैं, जिन्हें सरहद के नाम से भी, सरहिंद के नाम से भी जानते हैं। तो इस पर गोरी ने क्या कर लिया? अभी कब्जा कर लिया। और कब्जा करने के बाद यहाँ का जो किला था, यानी तबर ए हिंद या सरहिंद, यहाँ के जो किला था, तो किले को सौंपा, मोहम्मद गोरी ने इस किले को सौंपा जियाउद्दीन को। किसको सौंपा भी? जियाउद्दीन को।
तो यहाँ अधिकार करके यहाँ का जो किला था वो किसको सौंप दिया, जियाउद्दीन को सौंप दिया गया। उसी समय यहाँ नजदीक में कौन था भी, पृथ्वीराज तृतीय यानी पृथ्वीराज चौहान। तो जब पृथ्वीराज चौहान को इस बात का पता चला कि यहाँ जो आसपास का क्षेत्र है इस पे कौन अधिकार कर रहा है, मोहम्मद गोरी अधिकार कर रहा है, तो जब पृथ्वीराज चौहान के क्षेत्रों पे इसने अधिकार करना प्रारंभ कर दिया तो पृथ्वीराज चौहान ने किस पे आक्रमण किया भी, मोहम्मद गोरी पे आक्रमण कर दिया। किस पे आक्रमण कर दिया, मोहम्मद गोरी के ऊपर आक्रमण कर दिया। तो इनके बीच में 1191 में, तब भी 1191 में युद्ध हुआ और उस युद्ध का नाम क्या था भी, त्राइन का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ भी, त्राइन का युद्ध। और ये त्राइन का कौन सा युद्ध था भी, प्रथम। तो इनके बीच में 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में कौन सा युद्ध होता है, त्राइन का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है भी, त्राइन का युद्ध होता है। और ये त्राइन का प्रथम युद्ध था। यदि ये स्थान पूछे कहाँ है तो ये स्थान करनाल हरियाणा में। तो ये स्थान कहाँ पड़ता है, करनाल हरियाणा में पड़ता है। इस युद्ध में देखें तो इस युद्ध में जीत किसकी हुई, तो इस युद्ध में जीत हो गई पृथ्वीराज तृतीय की। तो पृथ्वीराज तृतीय की इसमें क्या हो गई भी, जीत हो गई। इस तरह से मोहम्मद गोरी यहाँ भी क्या हुआ, हार गया। यहाँ भी मोहम्मद गोरी को किसका सामना करना पड़ा, हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में हम देखें तो पृथ्वीराज का सेनापति कौन था, चलो भी देखें। तो इस युद्ध में यदि पृथ्वीराज चौहान के सेनापति की बात करें तो वो थे खांडे राव। कौन थे भी, खांडे राव। तो इस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय के जो सेनापति थे उन सेनापति का नाम क्या था भी, खांडे राव थे। तो इस तरह से इनके बीच में ये त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ। तो त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, 1191 में। यदि आपसे प्रश्न पूछे कब हुआ, 1191 में। किन किन के मध्य में हुआ, तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ। स्थान पूछे कि ये त्राइन कहाँ है, तो ये कहाँ है, करनाल हरियाणा में। इस युद्ध में जीत किसकी भी, पृथ्वीराज तृतीय की। और इसमें पृथ्वीराज तृतीय का सेनापति कौन था, तो वो कौन थे भी, खांडे राव थे। कौन थे, खांडे राव थे। तो इसको आप अच्छी तरह से उतारें। अब उसके बाद हम देखें चलो अब उसके बाद हम देखें तो हमने त्राइन के प्रथम युद्ध में देखा, त्राइन के प्रथम युद्ध में देखा कि मोहम्मद गोरी है वो कहाँ से प्रवेश करना चाहता था, कहाँ से आया था वो, पंजाब के रास्ते से। कौन से रास्ते से आया था भी, पंजाब के रास्ते से। और पहले जब 1178 में वो आया तो कौन से रास्ते से आया भी वो, गुजरात के रास्ते से। कौन से रास्ते से आया था, गुजरात के रास्ते से। तो गुजरात के रास्ते से भी वो भारत में प्रवेश करना चाहता था लेकिन असफल रहा, और पंजाब के रास्ते से भी आना चाहता था लेकिन यहाँ भी वो क्या रहा, असफल रहा। उसके बाद में उसने सोचा कि क्यों ना हम कोई बीच का रास्ता अपनाएं। तो फिर वो देखें तो अब वो जो आया है 1192 में। कब आया, 1192 में। तो 1192 में फिर गजनी जो है, गजनी का जो मोहम्मद गोरी है, मोहम्मद गोरी जो है वो
भारत पर आक्रमण करते हैं। तो 1192 तो 1192 में 1192 में क्या होता है, त्राइन का दूसरा युद्ध होता है। यानी 1191 में होता है त्राइन का पहला युद्ध। 1191 में क्या होता है, त्राइन का पहला युद्ध। और 1192 में क्या होता है, त्राइन का दूसरा युद्ध होता है। तो इस दूसरे युद्ध की हम बात करें तो दूसरे युद्ध में जो जीत होती है वो जीत किसकी हो जाती है भी, मोहम्मद गोरी की। किसकी जीत हो जाती है, मोहम्मद गोरी की इसमें जीत हो जाती है। और पृथ्वीराज चौहान इसमें हार जाता है भी। पृथ्वीराज चौहान का सेनापति जो होता है, पृथ्वीराज तृतीय का जो सेनापति था खांडेराव, क्या नाम था भी, खांडेराव। तो खांडेराव की इस युद्ध में क्या हो जाती है भी, मृत्यु हो जाती है। खांडेराव की इस युद्ध में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से हम देखें तो त्राइन के युद्ध के बाद, कौन से युद्ध के बाद, यानी 1192 में त्राइन के द्वितीय युद्ध के बाद, द्वितीय युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान को, पृथ्वीराज चौहान को यानी तृतीय को क्या बना लिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है। और कहते हैं कि मोहम्मद गोरी इसको अपने साथ ही कहाँ ले गए, गजनी, अफगानिस्तान, गजनी ले गए। कहाँ ले गए थे, गजनी, अफगानिस्तान में ले गए थे। और वहां जाकर कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी, पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी और इन्हें क्या कर दिया भी, अंधा कर दिया। क्या कर दिया, अंधा कर दिया। और कहा जाता है कि जब ये इनको अंधा कर दिया गया तो उस समय इनके जो परम मित्र थे, पृथ्वीराज चौहान के परम मित्र थे और इनके एक दरबारी कवि भी कहा जाता है उनको, और वो थे कवि चंद्रवरदाई। कौन थे भी, कवि चंद्रवरदाई। इनका वास्तविक नाम देखें तो इन्हें कहा जाता है पृथ्वी भट्ट। क्या कहा जाता है भी, पृथ्वी भट्ट। कहते हैं कि चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान दोनों का जन्म था वो एक ही दिन हुआ था, दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ था और दोनों की मृत्यु भी क्या हुई, एक ही दिन हुई थी। इसीलिए इनके बारे में कहा जाता है कि एक थाल जीवन और एक थाल मरण। तो कवि चंद्रवरदाई थे, वो क्या थे, इनके परम मित्र भी थे। तो कवि चंद्रवरदाई ने कहा कि मोहम्मद गोरी को, किसको कहा, मोहम्मद गोरी को कहा कि पृथ्वीराज तृतीय जो है ये शब्द भेद बाण जानते हैं। कौन सा बाण जानते हैं, यानी शब्द भेद बाण चलाना जानते हैं। शब्द भेद होता है कि हम शब्दों के द्वारा बताएं ना, किसी का नाप तोल बताएं तो उसी के अनुसार वो बाण चलाता है और उसका निशाना भी सही लगता है। तो चंद्रवरदाई ने ऐसा कहा तो मोहम्मद गोरी ने भी देखा कि हम भी इसकी इस कला को देखना चाहते हैं। तो कहते हैं कि मैदान में इसको पृथ्वीराज चौहान को सामने मैदान में लेके आए और पास ही कौन थे, चंद्रवरदाई थे। और उसी समय चंद्रवरदाई ने लक्ष्य बताया, शब्दों में लक्ष्य बताया भी आपको तीर कहाँ चलाना है। और वो यहाँ कहते हैं कि चंद्रवरदाई ने कहा था कि 4 बांस 24 गज, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्टप्रधान, अंगुल अष्ट प्रधान ताबेठो
सुल्तान है मत चूके चौहान, यानी 4 बांस 24 गज और उंगल कितने हैं 8, यानी 8 अंगुल लगे, इतना जो दूरी बताई, ये जो दूरी बताई उस दूरी पे कौन बैठा है, सुल्तान यानी मोहम्मद गोरी बैठा है। और पृथ्वीराज चौहान से कहा कि अब चूक मत जाना, और कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने उस दिशा में तीर चलाया और वो तीर जाके किसको लगा, मोहम्मद गोरी को लगा, और मोहम्मद गोरी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मोहम्मद गोरी की उस समय मृत्यु नहीं हुई थी, मोहम्मद गोरी ने बाद में भी भारत पे आक्रमण किया था भी। तो इस तरह से ये कौन सा युद्ध हुआ, त्राइन का द्वितीय युद्ध। त्राइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ, 1192 में, और त्राइन का पहला युद्ध कब हुआ, 1191 में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरह से हम देखें तो त्राइन के युद्ध का वर्णन किसमें मिलता है, चंद्रवरदाई का जो ग्रंथ है उस ग्रंथ का नाम है पृथ्वीराज रासो। तो जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है उस ग्रंथ में भी त्राइन के दोनों युद्धों का क्या मिलता है, भी वर्णन मिलता है। तो त्राइन के दोनों युद्धों का इसमें क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। तो इस तरह से देखें तो अजमेर पर अधिकार किसका हो गया, अब तो अजमेर पर जो अधिकार हो गया वो हो गया मोहम्मद गोरी का। किसका अधिकार हो गया, अभी मोहम्मद गोरी का इस पे क्या हो गया, अधिकार हो गया। तो मोहम्मद गोरी ने फिर यहाँ का गवर्नर किसको बना दिया, अभी यहाँ का गवर्नर बनाया गोविंद राज। किसको बनाया, गोविंद राज, यानी गोविंद राज को ही यहाँ गवर्नर बना दिया। गोविंद राज कौन था, तो ये गोविंद राज थे भी पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र। तो जो पृथ्वीराज तृतीय का जो पुत्र था इसे यहाँ क्या बना दिया, गवर्नर बना दिया। तो यहाँ गवर्नर किसको बना दिया, गोविंद राज को यहाँ का गवर्नर बना दिया। और पृथ्वीराज चौहान ने जब ये तीर चलाया तो कहते हैं कि तीर चलाने के बाद में जो गोरी की सेना थी उस सेना ने पृथ्वीराज चौहान को क्या कर लिया, घेर लिया। और कहते हैं उसी समय चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर देते हैं, मार देते हैं। इसलिए मार देते हैं कि हम इस गोरी की सेना के हाथ न लगे, यानी जिंदा इनके हाथ न लगे। तो कहते हैं कि दोनों एक दूसरे को मार देते हैं, तभी कहते हैं कि एक थाल जीवन और एक थाल मरण, यानी दोनों का जन्म ही एक ही दिन हुआ और दोनों की मृत्यु भी क्या हुई, एक ही दिन हुई थी। तो इस तरह से पृथ्वीराज चौहान की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इधर गजनी में ही कहते हैं कि इनका समाधि स्थल कहाँ है, गजनी में। तो गजनी में क्या है, अभी इनका समाधि स्थल है। तो गजनी में क्या इनका समाधि स्थल है, इनका पृथ्वीराज तृतीय का, पृथ्वीराज चौहान का जो समाधि स्थल है वो कहाँ है, भी गजनी में। गजनी कहाँ है, अफगानिस्तान में है, कहाँ है, अफगानिस्तान में है। तो इस तरह से हम देखें तो मोहम्मद गोरी का अब जो अधिकार है वो अजमेर से दिल्ली तक हो गया था। अजमेर से दिल्ली तक क्या हो गया था, इनका अधिकार हो गया था। और यहाँ भारत में मुस्लिम साम्राज्य की क्या हो गई, भी स्थापना हो गई। कौन से युद्ध के बाद, 1192 के त्राइन के युद्ध के बाद क्या हुआ, भारत में मुस्लिम साम्राज्य की क्या हो गई, भी स्थापना होता है कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना कब हुई, तो 1192 में त्राइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी के जीतने के बाद
जीतने के बाद मुस्लिम साम्राज्य की क्या हो गई भी स्थापना हो गई। और इस युद्ध के बाद अजमेर किसको सौंपा? अजमेर सौंपा गोविंद राज को। किसको सौंपा भी? गोविंद राज को। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अजमेर को किसे सौंपा था? तो अजमेर जो सौंपा था वो किसको सौंपा था? गोविंद राज को। गोविंद राज कौन थे? गोविंद राज पृथ्वीराज तृतीय के क्या थे? पुत्र थे। पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र थे भी गोविंद राज। तो गोविंद राज को यहाँ का शासक बना के चले गए, यानी इन्हीं को ये सौंप कर यहाँ से चले गए। तो इसके बाद क्या हुआ? भारत में मुस्लिम साम्राज्य की क्या हो गई? स्थापना हो गई, यानी भारत में दिल्ली सल्तनत की भी शुरुआत हो गई भी। तो भारत में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कौन से युद्ध के बाद? त्राइन के युद्ध के बाद भारत में दिल्ली सल्तनत की क्या हो गई भी? शुरुआत हो गई। इसको आप अच्छी तरह से उतार लें। अब हम देखते हैं कि पृथ्वीराज के काल में क्या क्या हुआ था। इसको अच्छी तरह से देखते हैं। त्राइन के जो युद्ध है ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, त्राइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ वो 1191 में हुआ, और त्राइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ वो 1192 में हुआ। 1192 में किन किन के बीच में हुआ? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में हुआ था। अब देखिए पृथ्वीराज तृतीय के काल में, पृथ्वीराज तृतीय के काल में, पृथ्वीराज तृतीय के काल में यदि हम देखें तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, वो गौरी के साथ क्या आए थे? भारत आए थे। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गौरी के साथ गौरी यानी कि मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए थे? मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। इनकी यदि प्रमुख दरगाह पूछे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की बात करें तो इनकी दरगाह कहाँ है भी? अजमेर में। इनकी दरगाह कहाँ पे है? अजमेर में है। इनकी दरगाह कहाँ है? अजमेर में। अजमेर में क्या होता है कि इनका मेला भी लगता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि इनका मेला कब से कब तक लगता है। तो इनका जो मेला लगता है वो 1 रजब से 6 या 9 रजब तक लगता है। 1 रजब से 6 या 9 रजब तक लगता है। ये जो रजब है ये मुस्लिम महीने होते हैं, जिस तरह से अपने होते हैं ना सावन, भादवो, फाल्गुन, इस तरह से होते हैं। इस तरह से ये जो रजब है ये एक मुस्लिम महीना है। तो यानी 1 रजब से 6 या 9 रजब तक क्या लगता है? इनका मेला लगता है। इसकी दरगाह को क्या कहा जाता है? तो इनकी दरगाह को कहा जाता है विश्व में दूसरा मक्का मदीना।
इन्हें क्या कहा जाता है? विश्व में दूसरा मक्का मदीना कहा जाता है। ये आप अच्छी तरह से उतार लें। पृथ्वीराज तृतीय के यदि दरबारी कवियों की हम बात करें, दरबारी कवि, यदि पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवियों की हम बात करें तो इनके जो दरबारी कवि थे वो थे वागीश्वर। एक नंबर देखें तो कौन से थे? वागीश्वर। 2 नंबर जनार्दन। 3 नंबर, ये क्या थे? इनके दरबारी कवि थे, वागीश्वर, जनार्दन, ज्ञानक और सबसे महत्वपूर्ण देखें इनके मित्र भी थे कवि चंद्रवर दाई। इनका वास्तविक नाम क्या था? पृथ्वी भट्ट। प्रश्न पूछा जा सकता है कवि चंद्रवर दाई का वास्तविक नाम क्या है? तो इनका वास्तविक नाम जो था वो क्या था? पृथ्वी भट्ट था। 5 नंबर की हम बात करें तो वो थे विश्वरूप। तो ये क्या थे? इनके दरबारी कवि थे। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि कौन कौन से थे? तो वागीश्वर, चंद्रवरदाई, जनार्दन, विश्वरूप और ज्ञानक, ये क्या थे? ये इनके दरबारी कवि थे। तो पृथ्वीराज तृतीय के काल में ही क्या हुए थे भी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, वो मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे। किसके साथ आए थे? मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की हम दरगाह की बात करें तो वो कहाँ पे है? अजमेर में है। कहाँ पे है? अजमेर में है। इनका मेला जो लगता है वो 1 रजब से 6-9 रजब तक लगता है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को क्या कहा जाता है? विश्व में दूसरा मक्का मदीना कहा जाता है। क्या कहा जाता है भी? विश्व में दूसरा मक्का मदीना कहा जाता है। तो ये हमने पढ़े थे अजमेर के चौहान। कहाँ के चौहान पढ़े? अजमेर के चौहान। तो यहाँ अपने अजमेर के चौहान क्या होते हैं? पूरे होते हैं। अजमेर के चौहानों का इतिहास जो होता है वो क्या होता है? पूरा होता है। उसके बाद जो अपनी क्लासें चलेगी, उसके बाद जो अपना इतिहास होगा वो होंगे रणथंभौर के चौहान। कहाँ के चौहान होंगे? रणथंभौर के चौहान। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इन्हें सब्सक्राइब भी करें। आप जितना हमारा मनोबल बढ़ाओगे उससे हमारा मनोबल बढ़ेगा, तो हम एक से एक बढ़कर क्लासें आपको उपलब्ध करवाएंगे। तो मिलते हैं आगे की क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। राम राम।